हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अब तक आपने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली होगी। एंड जिन्होंने नहीं की है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आपके लिए एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं जिसमें 15 दिनों में, मात्र 15 डेज में हम क्या करने वाले हैं, आपको पूरा का पूरा सिलेबस ऑफ ईच टॉपिक, जितना भी हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस है वो पूरा का पूरा हम 15 डेज में आपकी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। शोम सर ने या तानिया मैम ने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी होगी, राइट। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इसको मिस कर जाओगे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी अगर आप बेल आइकन भी प्रेस नहीं करोगे। तो ये आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि वीडियो अगर आपकी मिस होगी तो ये आपका ही बहुत बड़ा लॉस होगा। तो चलिए, आप जैसा कि जानते हैं हमारे अकाउंटिंग में कोई 15 टॉपिक्स हैं एंड ईच टॉपिक इज डिस्कस्ड बाय मी इन सेपरेट वीडियोस। हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है। हाँ, लास्ट के कुछ टॉपिक्स जो हैं पार्टनरशिप के आगे कुछ टॉपिक्स हमारे मिस हो गए हैं, बट डोंट वरी, दैट विल बी कवर्ड टू। ठीक है, उसे भी हम कवर कर लेंगे। बट अब जो हम सीरीज लेके आए हैं, दिस इज अ सीरीज ऑफ एमसीक्यू। दिस इज गोइंग टू बी क्रैश कोर्स फॉर यू, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक, हर एक टॉपिक की अच्छे से कुछ एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे और उसी में आपके कंसेप्ट भी क्लियर किए जाएंगे। आप समझ लो, यू विल बी गेटिंग कंसेप्ट क्लियर थ्रू क्वेश्चंस, राइट। जैसे मैं आपको एक एमसीक्यू करवा रहा हूं, उसके बीच में से मैं आपको उसकी हर एक डिटेलिंग बताऊंगा। आपको अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ पुराना वाला, तो भी आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप जानते हो कि आपके सिलेबस का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक कीपिंग है। तो उसी टॉपिक से लेके आज हम अराउंड 25 एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं, राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, the type or branch of accounting that generates reports of use of external parties such as creditors, investors, government agencies is known as। तो पूछ रहा है कि वो कौन सी अकाउंटिंग की ब्रांच है जो कि रिपोर्ट जनरेट करती है फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स के लिए कौन सी रिपोर्ट जनरेट की जाती है, कौन सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट जनरेट करती है। ऑप्शंस आर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, इसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बोलते हैं, टैक्स अकाउंटिंग या फॉरेंसिक अकाउंटिंग। अब सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और फॉरेंसिक अकाउंटिंग की चीजें क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। ठीक है, दिस इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, जिसमें हम जो नॉर्मल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जिसमें हम अपने एसेट्स की, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसमें डील करते हैं। दूसरी बात अगर करूं मैं, हमारी मैनेजरियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप सब लिखते जाओ, ये क्वेश्चन में ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो पहला मैंने लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, दूसरा है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, दैट इट मॉनिटर्स एंड असिस्ट द फाइनेंशियल प्लानिंग, मॉनिटर्स एंड असिस्ट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। थर्ड अगर बात करूं तो हमारे पास है टैक्स अकाउंटिंग। तो ये डील करती है फाइलिंग टैक्स एट एंड ऑफ ईयर, ठीक है। एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ये हमको एक्चुअली में हेल्प करती है रिकन्फिगर करने के लिए हमारी कंपनी में जितनी भी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई एसेट आया है, उसकी वेरिफिकेशन करना, फॉरेंसिक क्या हो गया, उसकी जांच करना, उसका प्रूफ इकट्ठा करना कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एक्चुअल में सही हो रही है या नहीं हो रही है। सो इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज कंपनीज इंफॉर्मेशन। जब कुछ मिसिंग होता है तो इसका काम है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को गैदर करना। दिस इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइनेंशियल कौन सी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो कि हेल्प करती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताने में, या एक्सटर्नल यूजर्स को हेल्प करती है, तो वो कौन सी ब्रांच आएगी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, राइट। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो निकल के आया है आपके पास, इट वॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट जनरेट्स रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन फॉर द यूज ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो ब्रांच डील करेगी वो कौन सी होगी, हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, जो कि हमारी मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल रहती है। बताया मैंने कि असिस्ट करती है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
राइट चलिए, आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ रही हो। जो जो ऑप्शन है मैं हर एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे। राइट, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी इतना फर्ज बनता है कि आप वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। राइट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग? इनमें से कौन सा एक्सटर्नल यूजर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूजर? पहला है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो है वो हमारा एक्सटर्नल यूजर है, ये सबको पता है। क्रेडिटर जो है वो हमारा एक्सटर्नल यूजर है। मैनेजर जो है दिस इज इंटरनल यूजर, दिस इज इंटरनल यूजर। तो आपका आंसर क्या आएगा? मैनेजर। राइट, तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको मैंने यहां पे लिख के दे दिए। राइट चलिए, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको कुछ इक्वेशंस दिए यहां पे बोर्ड में, आपको इक्वेशंस नजर आ रही होंगी, आपको बताना है इसमें से करेक्ट इक्वेशन कौन सी है। ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस एसेट। अब आपको पता है ऑनर्स इक्विटी होती क्या है? कैपिटल। ऑनर्स इक्विटी क्या होती है? कैपिटल। दिस इज द अदर नेम ऑफ कैपिटल। राइट, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज। क्या ये कोई इक्वेशन है? देखो, जिसने मेरे पुराने लेक्चर्स अटेंड किए होंगे और जिन्होंने जो मैंने करवाया था आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर, उसमें बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो क्या कहती है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल हमारी क्या होती है? कैपिटल हमारी होती है आउटसाइडर्स, सॉरी इनसाइडर्स, या हमारी क्या बोलते हैं इसको? ऑनर इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी, दिस इज अवर ऑनर्स इक्विटी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है हमको? लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स प्लस ऑनर्स इक्विटी, गलत। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी है कैपिटल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 नजर आ रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये आपका जो क्वेश्चन है, आई थिंक आपका अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक में आना चाहिए था, जो कि आपका 3rd टॉपिक है आई गेस, बट चलो कोई बात नहीं, यहां पे आपको पता लग गया। राइट चलिए, नेक्स्ट है हु इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे बोला जाता है? फ्रा लुका पैकियोली। राइट चलिए, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डबल एंट्री सिस्टम। आप सब जानते हो कि अकाउंटिंग के 2 मेथड माने जाते थे। पहला सिंगल एंट्री सिस्टम जो कि छोटी छोटी फर्म्स में यूज किया जाता है, एंड दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम जो कि मॉडर्न मेथड माना जाता है। डबल एंट्री सिस्टम की स्पेशलिटी ये है कि इट सेज कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट। ठीक है, अगर कुछ बढ़ रहा है तो कुछ घटेगा भी, ये आपकी डबल एंट्री सिस्टम कहता है। तो देखें जरा क्या गलत है इसमें। अच्छा, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डबल एंट्री सिस्टम। जो हमको गिवन स्टेटमेंट्स है यहां पे, इसमें से क्या करेक्ट है डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। तो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट 2 फाइनेंशियल चेंजेस इन द बिजनेस। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी उसमें एटलीस्ट 2 चेंजेस होंगी। तो ऑब्वियसली अगर हमको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम में एटलीस्ट 2 चीजें होती ही होती हैं। अगर कुछ बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ घट रहा हो गई, एटलीस्ट 2 इफेक्ट हमको यहां नजर आएंगे ही आएंगे। राइट, अदर इज फाइनेंशियल चेंजेस आर रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड क्रेडिट इन 2 और मोर अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। थर्ड इज एवरी डेबिट हैज ए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि हर एक डेबिट का एक कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री भी होगी। तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? ऑल ऑफ द अबव। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई डाउट, सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपके माइंड में। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली आस्क अस। हम आपके कमेंट्स का जरूर जवाब देंगे ताकि आपकी हर एक चीज, आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रहे। एक और चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साथ साथ मॉक्स देते रहो। आप सब जानते हो कि जेके एग्जाम क्रैकर की ऐप पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको मिल रहे हैं 50+ मॉक्स। 50+ मॉक्स आप देख रहे हो, 50 मॉक्स आप एग्जाम में 15 दिनों में अगर आप 50 मॉक्स दे रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल ग्राउंड से टॉप तक पहुंच जाएगा। उसमें आपको फायदा क्या है मॉक देने का? जैसे ही आप मॉक दोगे आपको सॉल्यूशन भी वहां पे मिलेंगे। जो
क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको वहां मिलेगा, वो भी आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, राइट। अगर मॉक्स में बताऊं तो आप जानते हो कि आपको 36 सेक्शनल मिलेंगे, आपको पता है 6 सेक्शन से आपकी, तो हर एक सेक्शन के 6 टेस्ट मिलेंगे, 36 सेक्शन मिलेंगे, 10 आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और हमारा अराउंड आई थिंक दिस इज 46 एंड अराउंड हमारा आई थिंक 4 to 5 हमारे मिक्स्ड मॉक रहेंगे। तो दिस कंप्लीट्स योर 50+ सीरीज। ये टेस्ट आपके लिए लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को हाई लेवल तक ले जाएंगे, राइट। चलिए लेट्स मूव फर्दर। The format of account that tells the balance after each entry is known as, अकाउंटिंग का अकाउंट्स बनाने का, वो देखो अकाउंट्स बनाने के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। देखो किसी भी तरह से अकाउंट बना सकते हैं, आप जानते हो टी शेप्ड अकाउंट होता है, आपका रनिंग बैलेंस अकाउंट होता है, आपका एडवांस अकाउंट होता है, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं अकाउंट बनाने के। लेकिन ऐसा कौन सा अकाउंट का मेथड है जो कि आपको हर एक ट्रांजेक्शन के बाद क्या बताएगा, बैलेंस बताएगा। तो टी शेप्ड अकाउंट की बात करूं, ये नॉर्मल अकाउंट मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। टी शेप्ड अकाउंट आपका इस फॉर्म में रहेगा, दिस इज टी शेप, जिसमें आपकी ये साइड डेबिट साइड रहती है और ये साइड क्रेडिट साइड रहती है। आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखनी होती है, यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन लिखनी होती है, डेबिट का ट्रांजेक्शन यहाँ आएगी, क्रेडिट यहाँ पे आएगी, उसके बाद आपको दोनों का डिफरेंस होगा, वो बैलेंस शो करेगा। तो ये तो डेफिनेटली आपको हर एक ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस नहीं बताने वाला, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एडवांस अकाउंटिंग फॉर्मेट भी आपको नहीं बताता हर एक ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस, जो बताएगा आपको नाम से सजेस्ट कर रहा है रनिंग बैलेंस अकाउंट फॉर्मेट। आपको नाम से ही समझ आना चाहिए था कि रनिंग बैलेंस अकाउंट है। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होगी वैसे ही उसका आपको बैलेंस बता देगा। जैसे आपको मैंने बताया पहले आपका बैलेंस था 10,000 रुपये, आपके पास कैश है, ठीक है, आप अकाउंट का फॉर्मेट बता रहे हो, लेस कर दोगे यहां से क्या, अगर आपने विड्रॉ किया है या क्रेडिट किया है तो आप यहां से 1,000 रुपया निकाल दोगे तो आपके बैलेंस निकल के आ जाएगा 9,000, ठीक है। दिस इज योर प्रेजेंट बैलेंस, ठीक है। आफ्टर ईच एंट्री देयर इज ए बैलेंस। फिर अगर आपके पास किसी ने डिपॉजिट करवा दिए 5,000 रुपए, तो अब आपके पास बैलेंस निकल के आ जाएगा कितना, अब आपके पास बैलेंस निकल के आ रहा है 14,000। तो दिस इज योर न्यू बैलेंस। सो दिस इज रनिंग बैलेंस अकाउंट फॉर्मेट, ठीक है। ये रनिंग बैलेंस अकाउंट फॉर्मेट है और ये आपको हर एक ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस बताने में हेल्प करता है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है रनिंग बैलेंस अकाउंट फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टी अकाउंट फॉर्मेट इज यूज्ड इन सिचुएशन वेयर अकाउंट बैलेंस इज रिक्वायर्ड। अभी बताया मैंने कि टी फॉर्मेट कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और ये आपको बैलेंस कब बताता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड पे। तो यही पूछा गया है कि बताओ टी फॉर्म के अकाउंट्स जो है वो हम कब बनाते हैं, जब आपको बैलेंस कब चाहिए होता है, पीरियोडिकली, आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया कौन सा होता है, रनिंग बैलेंस अकाउंट। उसके बाद एट द एंड ऑफ बिजनेस के एंड पे बैलेंस चाहिए मुझे नहीं, आपको पता है कि जो भी आपका टी फॉर्मेट होता है ये एट द एंड ऑफ पीरियड, ये एट द, जैसे ही हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है उसी टाइम ये हमको हमारा बैलेंस को शो कर देता है। हम डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को माइनस करते हैं और हमारा बैलेंस जो है वो निकल के आ जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, इन इसी से सिमिलर क्वेश्चन है इसी टाइप का, इन टी अकाउंट द बैलेंस इज इक्वल टू, टी अकाउंट में बैलेंस क्या होता है, देखो ये होती है हमारी डेबिट साइड्स, ठीक है, ये डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है। बैलेंस क्या होता है, जो साइड बड़ी होगी उसमें से छोटी वाली साइड को निकाल दूंगा, उसको मैं बैलेंस बता दूंगा, वो मेरा बैलेंस होगा, ठीक है। मान लो ये डेबिट मतलब जो मेरे पास आया है, क्रेडिट मतलब जो मेरे से गया है, ठीक है। मेरे पास बैलेंस क्या होगा, जितना मेरे पास आया है और उसमें से माइनस कर दूंगा जितना मेरे से गया है, ठीक है, तो मेरे पास बैलेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल ऑफ ऑल डेबिट एंट्रीज, सबके डेबिट का टोटल कर दूंगा तो वो मेरे पास बैलेंस होता है, नहीं, बिल्कुल गलत बात। टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स, नहीं, बिल्कुल गलत बात। थर्ड है द डिफरेंस बिटवीन टोटल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, डेबिट का और क्रेडिट का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो क्या वो मेरे पास बैलेंस निकल के आता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। आई होप आप सभी को समझ में आ रही हो, और अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को, ताकि और भी बच्चे पहुंच पाए, ताकि सब तक ये जो हम आपका जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है ये और भी बच्चों तक पहुंच पाए, ताकि और भी बच्चे इसका बेनिफिट उठा पाए, राइट। सो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th, राइट। A list of account, अच्छा, a list of account names used in ledger of an organization is called, तो इसको मान लो आप, इसको आप जान लो कि इसको जो हमारे अकाउंट की लिस्ट होती है उसको क्या बोला जाता है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, उसको बोला जाता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, उसे बोला जाता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट इज द टाइप एंड नंबर ऑफ अकाउंट्स टू बी लिस्टेड इन चार्ट ऑफ अकाउंट डिपेंड्स ऑन, अच्छा कितने सॉरी, सो द टाइप, कौन से टाइप के और कितने अकाउंट्स मुझे लिस्ट करने हैं चार्ट में, वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, यस नेचर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। द नीड ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट की नीड पे, इस पे भी डिपेंड करता है। देखो अगर 2 ऑप्शन आ गए तो मतलब थर्ड पे अगर ऑल ऑफ द अबव है तो उसी को मार्क कर देना है हमें। द नीड ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज, एक्सटर्नल पार्टीज पे भी डिपेंड करता है कि हमको कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, राइट। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल अकाउंट, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रियल अकाउंट नहीं है। तो सबसे पहले अब थोड़ा सा बेसिक पे जाते हैं। मैंने आपको कहा कि मैं आपको हर एक चीज साथ साथ समझाऊंगा भी। देखो अकाउंटिंग की 2 अप्रोचेज हैं, ठीक है, 2 अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 तरह के अकाउंट होते हैं और वो क्या होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल की फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं, एक नेचुरल पर्सन, ठीक है, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव, ये मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, और थर्ड हो गया हमारा आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन। अगर मैं रियल अकाउंट की बात करूं तो रियल अकाउंट में क्या क्या आता है हमारे पास, रियल अकाउंट हमारे पास 2 तरह के निकल के आते हैं। हमारे पास एक टेंजिबल आता है और दूसरा क्या आता है, इनटेंजिबल, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए पहले तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में डिफरेंस। पर्सनल अकाउंट में होता है हमारे पास जब हम पर्सन्स की बात कर रहे हैं, अब पर्सन वो नेचुरल असली पर्सन भी हो सकता है, किसी को रिप्रेजेंट करने वाला भी हो सकता है, और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। इट कैन बी ईदर ऑफ, मतलब एनी ऑफ द पर्सन्स। रियल अकाउंट में हमारे पास एसेट्स आते हैं सारे के सारे। रियल अकाउंट किस में डील करता है, हमारे पास एसेट्स में डील करता है। और एसेट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी जिनको हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल यानी जिनको हम टच नहीं कर सकते। टेंजिबल में आ जाएगा हमारे लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, हमारे फर्नीचर, ये आ जाएगा जिनको हम टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल में आ जाएगा जिनको टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं, बट उनकी कोई वैल्यू है, जैसे गुडविल, पेटेंट, ये आ गया हमारे इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। और थर्ड होते हैं नॉमिनल, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने खर्चे मेंशन करते हैं, राइट। तो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच समझ में होगी, इसमें 3 अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। जो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स यूज किए जाते हैं। पर्सनल के लिए यूज किया जाता है, लिख लो इसको साइड पे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये मैंने सब पढ़ाया हुआ है। अगर आपको इसका रेफरेंस लेना है तो मेरे अकाउंटिंग के फर्स्ट लेक्चर में जाके आप देख सकते हो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल का क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड। अच्छा नॉमिनल में क्या आएगा, हमारे सारे खर्चे या इनकम, वो कहां पे आती है, नॉमिनल अकाउंट में। तो दिस वाज योर ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, दिस इज योर ट्रेडिशनल अप्रोच। और अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूं अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूं तो उसमें हमारे पास एक्चुअली 6 तरह के अकाउंट्स देखे जाते हैं। उसमें हमारे पास 6 तरह के अकाउंट्स देखे जाते हैं, जिसको आप लर्न कैसे कर सकते हो इस टर्म के साथ, ठीक है। इसको आप लर्न कर सकते हो CRADLE, ठीक है। C फॉर कैपिटल अकाउंट, R फॉर रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। A फॉर एसेट्स अकाउंट, D फॉर ड्रॉइंग या विड्रॉल अकाउंट,
ठीक है, विड्रॉल अकाउंट, एल फॉर लाइबिलिटीज अकाउंट, और ई फॉर हमारा, ई फॉर क्या आ जाएगा हमारा, एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे पास 6 तरह के अकाउंट्स होते हैं, क्रेडल, कैपिटल, रेवेन्यू, एसेट्स, ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस। अब इसका डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल होता है, डेबिट का और क्रेडिट का क्या रूल होता है, ठीक है। देखो कैपिटल अकाउंट, अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो एक जब बढ़ेगी, देखो कैपिटल क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। जब कैपिटल बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी तो, ठीक है। रेवेन्यू क्या है हमारा, रेवेन्यू हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में आती है, तो ये भी बढ़ेगी, डेबिट होगी तो डिक्रीज हो रही होगी, और अगर क्रेडिट हो रही होगी तो इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। एसेट्स अगर डेबिट हो रहे होंगे तो इंक्रीज हो रहे होंगे, क्रेडिट हो रहे होंगे तो डिक्रीज हो रहे होंगे। सिमिलरली ड्राइंग्स जो है ये डेबिट हो रही होगी तो, ड्राइंग्स क्या होती है हमारी, ड्राइंग्स जो होगी हमारी डेबिट हो रही होगी तो क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। और क्रेडिट हो रही होगी तो डिक्रीज हो रही होगी, राइट। लाइबिलिटीज जो है, लाइबिलिटीज अगर हमारी डेबिट है दैट मीन्स कम हो रही है, ठीक है। और लाइबिलिटीज अगर हमारी क्रेडिट है तो मतलब बढ़ रही है, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो एक्सपेंस है डेबिट हो रहा है दैट मीन्स बढ़ रहा है, और क्रेडिट हो रहा है यानी कम हो रहा है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। चलिए बहुत सारी थ्योरी में पहुंच गए हम, बहुत बेसिक में पहुंच गए अब, लेकिन इससे आपके काफी सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, राइट। चलिए इसके बेस पे आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है गाइस, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ना, क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। ये होती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके बेस पे ही निकलती है वो सारी की सारी। अभी मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन इसके बेस पे वो भी, राइट। चलिए अब क्वेश्चन था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन नहीं है, रियल अकाउंट मैंने आपको बताया एसेट अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट क्या होते हैं, जिसमें एसेट्स को इंक्लूड किया जाए, उसमें से कौन सा अकाउंट जो है वो एसेट अकाउंट नहीं है। तो मशीनरी हमारा एसेट है, सेल्स हमारा एसेट नहीं है, सेल्स हमारा रेवेन्यू अकाउंट आता है। सेल्स, गुडविल हमारा रियल अकाउंट है, एंड इक्विपमेंट भी हमारा रियल अकाउंट है। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, राइट। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मैंने आपको बताया जिसमें आपकी इनकम या एक्सपेंस होती है। नॉमिनल अकाउंट में आपकी इनकम और एक्सपेंस होती है, तो इसमें से कौन सा जो है वो आपका या इनकम या एक्सपेंस वाला अकाउंट नहीं है। तो देखो परचेज अकाउंट जो है वो आपका इनकम में डील करता है, सेल्स आपका इनकम में डील करता है, सैलरीज आपकी इनकम में डील करती है, और कैश जो है आपका, कैश अकाउंट आपका एसेट है। कैश क्या है, एसेट है। तो कैश अकाउंट जो होगा वो आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा। कैश आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कैश कौन सा है, रियल अकाउंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनल अकाउंट। इसमें से कौन सा अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है, वाइब्रेंट मीडिया अकाउंट। देखो पर्सनल अकाउंट मैंने आपको बताया 3 तरह के पर्सन होते हैं। एक नेचुरल पर्सन, जैसे राम श्याम, मैं राम हो गया, श्याम हो गया, कोई पर्सन हो गया, दैट इज नेचुरल पर्सन। देन अदर रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और आर्टिफिशियल पर्सन जैसे भी फर्म्स हो। जैसे यहाँ पे आपका वाइब्रेंट मीडिया अकाउंट, वाइब्रेंट मीडियाज अकाउंट है, ये आपका क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आपका सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका राइट आंसर हो जाता है, और आंसर जो आपका कहता है कि ऑप्शन नंबर ए वाइब्रेंट मीडिया अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना है कि पेटेंट अकाउंट, लॉस ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट और प्लांट अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है। मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा कि अभी वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। चलिए आई होप आपने ये सब काम कर लिया होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसका हम आंसर क्या था, वाइब्रेंट मीडिया। ठीक है चलिए इसको मिटा देते हैं। तो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यूएशन और कॉन्ट्रा अकाउंट। अब ये टर्म आपके लिए नहीं होगी, बिकॉज ये मैंने मिस की थी अपने लेक्चर में भी, ठीक है। कॉन्ट्रा अकाउंट या इसको और क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन अकाउंट। व्हाट इज वैल्यूएशन और कॉन्ट्रा अकाउंट, तो लिखें जरा। देखो कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। कॉन्ट्रा का मतलब होता है, कॉन्ट्रा का मतलब हमारे पास निकल के आता है ऑपोजिट। तो एन अकाउंट दैट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ अनदर अकाउंट। तो ऐसा अकाउंट जो दूसरे अकाउंट की वैल्यू को रिड्यूस कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा अकाउंट। अब आप कहोगे सर ऐसा कौन सा अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट हो सकता है, तो देखें जरा। देखो सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों कॉन्ट्रा चीजें हैं या नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है नहीं। ये सेल हो रही है और ये सेल वापस हो रही है। तो अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं आपको कहता हूं कि सेल कितनी है आपके पास 1 लाख की और सेल्स रिटर्न कितना है आपके पास 10,000 रुपए, तो अगर बैलेंस कितना निकल के आ जाएगा, अगर बैलेंस निकल के आएगा तो नेट सेल कितनी आ जाएगी, 90,000। तो देखो एक अकाउंट ने दूसरे अकाउंट को कम किया या नहीं किया, तो दिस अकाउंट इज कॉल्ड, दिस सेल्स रिटर्न इज ए कॉन्ट्रा अकाउंट। दिस रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ सेल्स अकाउंट, ठीक है। और इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे, सेल्स को आप रेवेन्यू भी बोलते हो, सेल्स को आप रेवेन्यू भी बोलते हो, तो इसको आप क्या बोलोगे, कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। इसको आप बोलोगे कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट, राइट। सिमिलरली अगर मैं बताऊं आपको, परचेजेस की बात करूं, परचेजेस थी आपके पास, उसमें से आप परचेज रिटर्न को लेस करते हो, रिटर्न को लेस करते हो या नहीं होते हो, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा परचेज अकाउंट। उसको क्या बोल दोगे आप, कॉन्ट्रा परचेज अकाउंट। आपका परचेज अकाउंट को रिड्यूस किया किसने, परचेज रिटर्न ने, तो परचेज रिटर्न इज ए कॉन्ट्रा परचेज अकाउंट, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली अगर आपकी ड्राइंग्स की बात करूं, तो ड्राइंग्स इसको रिड्यूस करती है भाई, ड्राइंग्स रिड्यूस करती है आपकी कैपिटल को, ड्राइंग्स रिड्यूस करती है आपकी कैपिटल को। सो व्हाट इज ड्राइंग, इट इज कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और सिमिलरली आपकी डेप्रिसिएशन जो होती है, डेप्रिसिएशन जो होती है वो किसको रिड्यूस करती है, आपकी एसेट को रिड्यूस करती है, एसेट वैल्यू को रिड्यूस करती है। दिस मीन डेप्रिसिएशन इज कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आपको समझ में आ गया होगा डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन जो होती है हमारे हर साल जो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो डेप्रिसिएशन हमने अकाउंट अलग बनाया होता है। और जब बैलेंस शीट में मैं शो करता हूं, बैलेंस शीट में जब मैं एसेट की वैल्यू को शो करता हूं, यहां पे आएंगे मेरे एसेट, ठीक है। जब भी मैं एसेट की वैल्यू को शो करता हूं तो एसेट माइनस डेप्रिसिएशन करता हूं, तब जाके वैल्यू शो करता हूं, तो वो मेरे एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करता है कि नहीं करता है। इसका मतलब ये क्या है, मेरी कॉन्ट्रा, दिस इज मेरी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। अब पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यूएशन अकाउंट, इनमें से कौन सा जो है वो वैल्यूएशन अकाउंट है। ऑप्शन है आपके पास अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं आपके डेटर्स, क्या ये किसी को रिड्यूस करते हैं, नहीं करते। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट किसी को रिड्यूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो हमारा बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये आपके एसेट को रिड्यूस करेगा, बिल्कुल करेगा। और मैंने अभी आपको बताया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपका कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 15th क्वेश्चन का। 15th क्वेश्चन का आंसर है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी के बेस में आपको 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विड्रॉल अकाउंट, तो विड्रॉल अकाउंट में से कैश अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो आपका विड्रॉल अकाउंट है आपका डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज अमाउंट रिसीव्ड एज ए प्रॉफिट फ्रॉम शेयर्स। हम शेयर को जब इन्वेस्ट करते हैं उसमें हमको जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड अकाउंट इज ए टाइप ऑफ विड्रॉल अकाउंट।
राइट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैलिड बिजनेस। एक वैलिड बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट इज एन इवेंट में अच्छा बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ओके सॉरी बिजनेस नहीं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अच्छा ट्रांजेक्शन, एक चीज ये बहुत सा इंपॉर्टेंट डाउट है, एक इवेंट होता है और एक ट्रांजेक्शन होता है। इवेंट इज समथिंग हैज हैपेंड, कुछ भी हुआ है, जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, दिस इज एन इवेंट। ठीक है, मैंने मशीन को परचेज किया, दिस इज एन इवेंट, राइट। तो ये इवेंट हो गया। मैंने डॉक्यूमेंट को साइन किया, मैंने डॉक्यूमेंट साइन किया रेंट पे लेने के लिए, मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली, उसका डॉक्यूमेंट साइन किया, वो हो गया मेरा इवेंट। बट ट्रांजेक्शन क्या होती है? ट्रांजेक्शन की एलिजिबिलिटी सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। समथिंग, पहले तो कुछ ना कुछ तो हुआ होना चाहिए, दैट मीन्स हर एक ट्रांजेक्शन इवेंट होती है। ठीक है, उसका दूसरी बात मॉनिटरी या मनी मेजरमेंट होनी चाहिए, मैं उसको मनी की फॉर्म में मेजर कर पाऊं। ठीक है, उसकी कोई ना कोई मनी वैल्यू होनी चाहिए। और तीसरा इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन, उसका फाइनेंशियल पोजीशन पे इंपैक्ट होना चाहिए। तो ट्रांजेक्शन की एलिजिबिलिटी ये है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वैलिड ट्रांजेक्शन की एलिजिबिलिटी क्या है? ठीक है, इट इज इवेंट मेजरेबल मनी, तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए। इट शुड बी सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, हाँ ये भी है कि सोर्स डॉक्यूमेंट उसके लिए होना जरूरी है, एक प्रूफ भी उसके लिए होना जरूरी है। सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, उसके लिए प्रूफ होना भी जरूरी है। इट शुड बी सपोर्टेड बाय, इट अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों कैटेगरी इसमें फॉल करती है, तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा भाई? ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल ट्रांजेक्शन? इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ सेल एक्सपेंस, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर। अच्छा सैलरीज दे रहा हूं तो वो इंटरनल नहीं है, वो बाहर दूंगा मैं। परचेज कर रहा हूं गुड्स का तो बाहर से करके आ रहा हूं। रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लिख दिए, जब मैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं, देखो ट्रांजेक्शन तो ये है, ठीक है, मेरा इंपैक्ट पड़ रहा है इसका मेरे बिजनेस पे। अगर ट्रांजेक्शन है मॉनेटरी वैल्यू में है, दैट मीन अच्छा तो रिकॉर्ड और डेप्रिसिएशन, लेकिन इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है ना, किसी बाहर की पार्टी से लेना देना नहीं है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन से ही लेना देना है। दैट मीन्स ये क्या है? आपकी इंटरनल ट्रांजेक्शन, दैट इज, और इसका आंसर क्या आएगा? रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, राइट। चलिए, रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन विल बी योर आंसर। आई होप आपको सब बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को और लोगों तक पहुंचाओ, ताकि हम भी मोटिवेट हों, हमको भी अच्छा लगे। ऐसा ना हो ना कि हम आपको वीडियो देना हम आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट हो, बाद में कोई रिजल्ट ना आए, ठीक है, बाद में पता लगे ये बच्चे तो इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहे हैं। सो इससे डीमोटिवेशन होती है। नो डाउट हम आपको पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन स्टिल एक एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है टीचर का भी, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मली हैज अ डेबिट बैलेंस? किसका डेबिट बैलेंस होता है? इजी क्वेश्चन, सबको आता होगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जल्दी जल्दी करेंगे, आई थिंक काफी लंबी वीडियो बन गई होगी अब ये। व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज, अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको यहां एक टेबल बना के दिखाया था क्रेडल वाला, ठीक है, और यहां मैंने एसेट बताया था और यहां मैंने डेबिट और क्रेडिट लिखा था। तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, यही तो पूछा हुआ है इसमें। व्हेन एन एसेट इंक्रीजेस, जब एसेट इंक्रीज हो रहा होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डेबिट, राइट। चलिए 21 का आंसर देखें जरा। वट व्हेन लाइबिलिटीज इंक्रीजेस, जब लाइबिलिटीज इंक्रीज करती हैं, लाइबिलिटीज जब इंक्रीज करती है तो उसका आंसर भी मैंने आपको बताया था, अभी टेबल में बताया था कि लाइबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो क्या होता है। तो इसका आंसर ही मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो 19th और 21st क्वेश्चन जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव कर रहे हैं। एन अकाउंट यूज्ड टू डिटरमाइन द कैरिंग और नेट वैल्यू ऑफ अनदर अकाउंट। अच्छा, ऐसा अकाउंट जो कि दूसरे की नेट वैल्यू को डिटरमाइन करने में हेल्प करे। अभी तो किया हमने, वह अकाउंट जो दूसरे की वैल्यू को इंपैक्ट करे उसको क्या कहते हैं हम? कॉन्ट्रा अकाउंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा अकाउंट।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. इन अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी. ऑनर्स इक्विटी यानी कैपिटल. द लाइबिलिटी मीन्स द एक्सटर्नल क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स. ठीक है, ओवर. अच्छा, लाइबिलिटीज जो होती हैं दैट इज एन क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स अगेंस्ट. क्रेडिटर्स का किसके ऊपर क्लेम है? लाइबिलिटीज हमारी होती हैं, लाइबिलिटीज आर एक्चुअली द क्रेडिटर्स. वो किसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं? प्रॉफिट के ऊपर? नहीं. एसेट के ऊपर? जी हाँ. हमारे जितने भी लाइबिलिटी हमारे क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटीज है, उनका पूरा का पूरा हक होता है हमारे एसेट्स के ऊपर. वो एसेट्स पे क्लेम कर सकते हैं, द एसेट्स ऑफ द बिजनेस. ट्वेंटी-4th क्वेश्चन. Accumulated depreciation account and allowance of doubtful account are two example of contra asset. हमको पता है कि ये दोनों contra assets account की है. The normal balance of these account is, मैंने आपको बताया, पहले ही बता दिया कि इनका बैलेंस जो होता है वो क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस. तभी तो डेबिट वाले क्रेडिट को माइनस करेंगे, तभी तो उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट आएगा ना, राइट. चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं. लास्ट क्वेश्चन आज का, और आपका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यूज जो है वो आज खत्म हो जाएंगे. स्टिल आप रीड करो, कुछ भी डाउट्स आते हैं कहीं से तो आप डेफिनेटली कभी भी हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके. हम ट्राई करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करने का. लेकिन देखो, ऐसा करना कि जितने भी डाउट्स आपके आ रहे हैं वो आज ही कमेंट बॉक्स में मेंशन करना. मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करने का, राइट. चलिए. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड एज. लो जी, आंसर ये लिखा हुआ है. मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं? आपको पता है, क्रेडल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए जाते हैं. क्रेडल यानी आपके पास क्रेडिटर्स होने, कैपिटल होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए, ऐसे. तो कौन से ऑप्शन में ये चीज मेंशन है? तो 6 चीजें मेंशन होनी चाहिए. पहले वाले में आपका पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट. दिस इज योर ट्रेडिशनल अप्रोच. दूसरे वाले में भी ट्रेडिशनल अप्रोच है. थर्ड में एसेट्स, लाइबिलिटीज, सेल्स, प्रॉफिट. प्रॉफिट नहीं होता वैसे, प्रॉफिट हमारा रेवेन्यू ही होता है, या सेल्स अकाउंट भी हमारा रेवेन्यू अकाउंट होता है. लास्ट ऑप्शन इज एसेट अकाउंट. ये रहा एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, देन विड्रॉल. विड्रॉल यानी ड्रॉइंग्स, ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंस. तो ये रहा क्रेडिट. तो आपका लास्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा. एंड दिस कंप्लीट्स योर सीरीज, राइट. दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग. इसमें हमने हर एक चीज कंप्लीट कर ली. जितने भी एमसीक्यूज थे इंपॉर्टेंट मैंने सारे आपको करवाए. इसी तरह से हम आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, अगले 15 दिनों में हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे. तो दिस विल एक्चुअली कंप्लीट योर होल सिलेबस इन 15 डेज, राइट. तो आपकी जिन्होंने पहले पढ़ लिया हुआ है उनकी रिवीजन हो जाएगी. आई होप जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनको भी बहुत सारी चीजें यहाँ सीखने के लिए मिली होंगी. मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि जब जब आप पढ़ते हो हर बार आपको नई चीज सीखने के लिए मिलती है. सो डू वॉच द वीडियोज एंड हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो. और टेस्ट सीरीज जरूर लो, बिकॉज उससे ही आपकी प्रिपरेशन आपको पता लगेगी, ठीक है. टेस्ट सीरीज आपकी अच्छी बनाई गई है, उसमें हर एक आंसर को एक्सप्लेन किया गया है. हर एक ऑप्शन के नीचे जो भी आपका, चाहे सिंगल मॉक्स हो चाहे आपका फुल मॉक्स हो, उसके नीचे आपको एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेगा, राइट. सो आज के लिए गाइज इतना ही. नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कल पोस्ट करूंगा आपके लिए. थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, थैंक्स.